जय हिंद। मेरा नाम है राणा सुमित सिंह और मैं एक सोशल साइंस टीचर हूँ। मुझे लगभग 5 सालों का एक्सपीरियंस है और ये मेरा सौभाग्य है कि डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स की मदद करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर होगा ये बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी यूज़ होगी इसमें। और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा का इसमें इस्तेमाल हो ताकि आपको बातें बहुत आसानी से समझ में आए। तो चलिए मैं पहले सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूं। बोर्ड एग्जामिनेशंस का पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा है कि सोशल साइंस में 80 मार्क्स की थ्योरी होगी और 20 मार्क्स आपके स्कूल्स आपको इंटरनल असेसमेंट के बाद देंगे। 80 मार्क्स सोशल के जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। 20 मार्क्स ज्योग्राफी, 20 हिस्ट्री, 20 इकोनॉमिक्स और 20 डीपी को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अलॉटेड है। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और जैसा कि मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए आपको 20 मार्क्स अलॉटेड है। इन 20 मार्क्स में आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। दोस्तों, इन 5 चैप्टर्स को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और बहुत बार अगर आप इसको लिख के देखते हैं तो आप यकीन माने कि आप इस वाले पोर्शन से काफ़ी आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। एक बुक है, आई होप आप सभी ने अभी तक देख ली होगी। इस किताब में टोटल 5 चैप्टर्स। फर्स्ट पावर शेयरिंग, सेकंड इज फेडरलिज्म, थर्ड इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड द फिफ्थ इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो दोस्तों, ये 5 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे और 20 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ पावर शेयरिंग की। और मैं आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप अपनी बुक के साथ बैठे हुए हैं, आप अपनी किताब के साथ बैठे हुए हैं और जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो कोशिश करें कि आप अपनी बुक में ही चीज़ों को मार्क करें, नोट डाउन करें, ताकि बाद में रिविजन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग शब्द जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटिकल पावर की। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। भाई, शेयर करना ही क्यों है? अगर क्यों शेयर करना है, इस बात को अगर हमें समझना है तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, हम ले सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो फ्रांस में एक राजा था लुई 16, जिसके हाथ में पूरी ताकत थी, चाहे वो लेजिस्लेचर की हो, एग्जीक्यूटिव की हो या जुडिशरी की हो। वो सारी ताकत लुई 16 के पास होती है, वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता है और इसका खामियाजा जो है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पूरी फ्रांस को भुगतना पड़ता है। इट सिंपली मीन्स दैट द पावर शुड नॉट बी within one hand. It should not be with one group, one family or one individual. The reason is very simple. वो चाहे तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं और गलत तरीके से भी कर सकते हैं। और हिस्ट्री हमें बताती है कि ज़्यादातर मौक़ों पर जो है इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ही हुआ है। कभी कुछ एक अच्छे राजा हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, बट फिर यहाँ पर भी वो सबके लिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि समाज जो है अलग अलग हिस्सों में बटा रहता है। द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स एंड द बॉटम लेयर ऑलवेज सफर्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। सो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए और अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, और अगर हमने पावर शेयरिंग की लेकिन उसका तरीका अगर अलग अलग हुआ तो उसमें भी क्या रिजल्ट आ सकता है। इस चैप्टर को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ बेल्जियम एंड द सेकेंड इज ऑफ श्रीलंका। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम। फ्रेंड्स, बेल्जियम इज अ कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप which is sharing the boundaries with Netherlands, Germany, Luxembourg and France. अब जब
पड़ोस में इसके जो देश हैं उनका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, तो वो आप इम्पैक्ट समझेंगे उसकी भाषा से, उसके कल्चर से। जो पड़ोस वाले देश में कल्चर फॉलो होगा उसका कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, जो बेल्जियम का ऊपर वाला हिस्सा है, अगर आप अपनी किताब में उस मैप को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो आपके बेल्जियम का ऊपर वाला हिस्सा है, इट इज़ शेयरिंग द बाउंड्रीज विद नीदरलैंड्स। अब यहाँ पर नीदरलैंड में बेसिकली डच भाषा बोली जाती है, तो आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट जो है आपके जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड है या नॉर्दर्न अपर साइड है, वहाँ पर आपको जो डच बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलते हैं बेल्जियम में। और सिमिलर केस इज विद सदर्न साइड और दी डाउन साइड, जहाँ पर आपको फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो कि आपके बुक्स में दिए हैं। तो अगर मैं आपके बुक की बात करूं तो यहाँ पर आप बेल्जियम का मैप देखेंगे पेज नंबर 2 में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपर का एरिया है उसमें उसको कहते हैं हम फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो पूरे देश की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 59%, 59% जो है जनसंख्या पूरे देश की इस फ्लेमिश रीजन में रहती है। नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर 40% के आसपास की पॉपुलेशन है जो कि वलोनिया रीजन में रहती है, जिनकी जो ज़्यादातर फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आपको एक जर्मन शेडेड रीजन यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर लगभग 1% लोग रहते थे। तो इट इज़ ऑल अबाउट 100% पॉपुलेशन। अब यहाँ पर इसकी जो राजधानी है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज़ ब्रसल्स। वो जो लोग रहते हैं उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में दिया गया है, दैट इज़ 80% of the people here are French speaking and 20% are Dutch speaking. Now mind this point that this Brussels is lying in the Flemish region where the majority is Dutch, but in the capital, that is in Brussels, the majority is French. तो इस तरीके का कुछ पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन था बेल्जियम का। और जब ऐसा कुछ पॉपुलेशन होता है तो उसके इम्पैक्ट्स भी आपको सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, पहले मैं आपको बता दूँ उसका मतलब। जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो है एथनिक। तो एथनिक का मतलब ये होता है कि जब समाज को उसके कल्चर के बेसिस पे बांट दिया जाए, व्हेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड और इफ द सोशल डिविजन is done on the basis of the shared culture, okay, and in the definition it is written that the nationality can or cannot be same. So मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। भारत और पाकिस्तान दो देश अलग अलग हैं। भारत और बांग्लादेश भी दो अलग अलग देश हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगह पर बंगाली लोग रहते हैं। बंगाली कल्चर फॉलो बांग्लादेश में भी होता है और हमारे हिंदुस्तान में भी होता है। सिमिलरली पाकिस्तान में भी पंजाबी रहते हैं और भारत में भी पंजाबी रहते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देश एक नहीं है बट उनके कल्चर एक है। तो इसे हम कहते हैं एथनिक कंपोजिशन या एथनिसिटी। तो जो भी मैंने बेल्जियम के बारे में आपको समझाया वो उसकी एथनिसिटी थी। अब समस्या देखते हैं हम, क्योंकि पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पर पॉलिटिकल पावर की बात करनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो नीचे का हिस्सा था वो दैट इज़ 40%, 40% है। और इनके पास जो एरिया है, अगर आप उस मैप को ध्यान से देखेंगे तो जो एरिया है वो बड़ा एरिया है। कम लोगों के पास ज़्यादा एरिया होने का मतलब है इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। एंड इफ द पीपल हैव मोर रिसोर्सेज, it simply means that they will be utilizing it properly and they will be economically prosperous. Once you are economically prosperous, then you will definitely look for the education, you will focus on the education, and moreover the people will have domination in the politics of the country. और यही चीज़ तो यहाँ पर हो रही है। ब्रसल्स में 80% जो फ्रेंच लोग थे वो बेसिकली समाज के एलिट क्लास था, समृद्ध परिवार था, समृद्ध लोग हुआ करते थे जो कि वहाँ की पॉलिटिक्स में डोमिनेट करते थे। पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर एक ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर कल्चर से आता है, अगर
वो ज़्यादातर लोग, उसके ज़्यादातर लोग अगर पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहाँ के लेजिस्लेचर में बैठते हैं जाके, तो वो कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ बनाएंगे उसमें अपना फ़ायदा ज़्यादा देखेंगे। और यही हुआ बेल्जियम में, जब वहाँ पर जो डच लोग थे उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि भाई हमारी जो पावर है वो कम है, हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स है वो कम है, कहीं ना कहीं उनको एक इन्फीरियोरिटी आ गई। तो उन लोगों ने अपनी डिमांड शुरू कर दी। उन लोगों ने कहा भाई हमें तो जो है बराबरी का अधिकार चाहिए, या हम आपको डोमिनेट नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 1950s और 60s की बात है, ठीक है, आज से लगभग 70 साल, 60-70 साल पहले की बात है। तो यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हो गया तो वहाँ के जो बेल्जियम में जो ब्रसल्स में बैठने वाले जो पॉलिटिशियंस थे उनको लगा कि भाई ये जो है गड़बड़ हो सकती है, तो बेटर ये है कि इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। और सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है कि आपका जो भी सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसमें कुछ चेंजेस कर दीजिए और पावर को अच्छी तरीके से बांट दीजिए, झगड़ा खत्म। तो ये समझदारी उन लोगों ने दिखा दी, और फाइनली व्हाट दे डिड, दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला, नहीं, उसमें कुछ बदलाव किए, अमेंडमेंट किया। और जब उन्होंने अमेंडमेंट किया तो इसमें आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट 23 सालों के भीतर हुए, 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार चेंजेस हुए। जब ये बदलाव हुआ तो इसमें ये कहा गया कि देखो भाई, पूरे देश की जो सरकार बनेगी, ठीक है, जो कि राजधानी में बैठती है, वहाँ पर जो है बराबर बराबर सीट्स दी जाएंगी डच को और फ्रेंच को। जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर भी बराबर बराबर सीट्स होंगी डच और फ्रेंच के लिए। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ में डच डोमिनेट करता है, साउथ में फ्रेंच डोमिनेट करता है, देश की राजधानी में फ्रेंच डोमिनेट करता है। तो ऐसे जो है सबके सब अपने एरियाज़ में डोमिनेट करते हैं, तो ये डोमिनेशन ही ख़त्म कर देते हैं, बराबर बराबर पावर बांट देते हैं। फिर सवाल उठा भाई उनका क्या, जो डच और फ्रेंच नहीं है, जो जर्मन्स है, जो कि हमने देखा था 1%, इनका क्या होगा? फॉर देम a third kind of government was formed, that was the local government obviously, which was called the community government. And this community government was formed on the basis of language. भाषा के आधार पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जिससे डच और फ्रेंच के अलावा, या डच और फ्रेंच को भी आप इंक्लूड करें, जैसे मान लीजिए डच एरिया में कोई फ्रेंच कम्युनिटी रहती है किसी छोटे से एरिया में, तो कहीं ना कहीं आप समझें ऐसे कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो बेसिकली भाषा के आधार पर था। लोग, अगर एक भाषा के लोग हैं, वो एक जगह पर रहते हैं और उनको लगता है कि भाई हमारे अधिकारों का जो है हनन हो रहा है, इफ आर राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड, और इफ वी आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट राइट्स, सो इन दैट सिचुएशन दे कैन फॉर्म देयर कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली यहाँ पर होता यह है कि 23 सालों के अंदर, फ्रॉम 1970 to 93, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड 4 टाइम्स। In that constitution, it was mentioned that the power will be equally divided among the French and the Dutch at the central level in the different states, and a third form of government will be formed called as community government on the basis of language. तो फायदा क्या हुआ? पावर बढ़ गई, सबको सबका अधिकार मिल गया, सब खुश हो गए। और ये इतना अच्छा आइडिया था कि यूरोपियन यूनियन, ये कुछ यूरोप के कुछ देशों का एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए ब्रसल्स को चुना। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को कितनी आसानी से इन लोगों ने सुलझा लिया। ये एक तरीका था पावर शेयरिंग का जो हमने अभी यहाँ पर समझा। अब दोस्तों, अब हम समझेंगे दूसरा तरीका जो कि हमारे पड़ोसी श्रीलंका ने अपनाया। श्रीलंका जो है हमारे तमिलनाडु से वाटर बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि श्रीलंका को हमारे 1 साल बाद आज़ादी मिली है 1948 में। जब इसको आज़ादी मिली यहाँ पर, तो यहाँ ये जो देश था, बहुत छोटा सा तो देश है, आपने देखा ही है मैप में। तो इस देश में क्या हुआ कि लगभग 74%, आपकी जो बुक कहती है, लगभग 74% सिन्हाला लोग रहते थे, सिन्हाला एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रहते थे। और इसके अलावा तमिलियंस होते थे। ये तमिलियंस भी 2 हिस्सों में बटे थे, इंडियन तमिलियंस और श्रीलंकन तमिलियंस। ये जो श्रीलंकन तमिलियंस थे, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग थी 13% के आसपास,
और इसके अलावा इंडियन तमिलियंस थे, क्रिश्चियंस थे, मुस्लिम्स थे। तो इस तरीके का ये कॉम्पोजिशन है यहाँ का, श्रीलंका का। और ये जो तमिलियंस हैं, अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो जो ईस्टर्न साइड है और जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पर ही ज़्यादा तादाद में रहते थे। तो हुआ ये कि भाई आज़ादी मिल गई, ठीक है, सब सरकारें चलने लगी। इसके बाद 1956 में, 1948 में आज़ादी मिली है, और जो है 8 साल बाद 1956 में एक एक्ट आ जाता है। और वो ये एक्ट बोलता है कि भाई अब सिन्हाला इस देश पे राज करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमारी जो ऑफिशियल भाषा होगी वो सिन्हाला होगी, नेशनल लैंग्वेज सिन्हाला होगी। और सिन्हाला ज़्यादातर जो है बुद्धिज़्म को अपनाते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो बुद्धिज़्म जो है हमारा ऑफिशियल रिलीजन भी होगा। तो कुल मिला के जो 74% सिन्हाला है, उन्होंने अपनी भाषा को ऑफिशियल जो है लैंग्वेज का दर्जा दिलवा दिया। और जो उनका जो धर्म है बुद्धिज़्म, उसको उसका ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दिलवा दिया। अब इससे नुकसान क्या है? जब आप किसी भाषा को ऑफिशियल भाषा घोषित कर देते हो, नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं, तो इसमें होता यह है कि उस भाषा में ही पढ़ाई ज़्यादातर होती है, उसी भाषा में जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, नौकरियों में प्रेफरेंस उसी को दी जाती है जो उस भाषा को जानता होगा। सो व्हाट हैपेंड हियर इज द Sinhalese got the opportunities in schools, colleges, educational institutions, jobs and government services, etc. Then what happened that the Sri Lankan Tamilians and the Indian Tamilians, and basically the Tamilians, realized that they are not getting their rights and they were basically suppressed by the majority. तो जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी ग्रुप को, जब कुछ लोग जो कि ज़्यादातर तादाद में होते हैं, जब वो कुछ लोगों को सप्रेस करते हैं, उनके राइट्स को वायलेट करते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म सिंपली मीन्स व्हेन द मेजॉरिटी इज सप्रेसिंग द माइनॉरिटी बाय डिनाइंग देयर राइट्स। तो ये भाई यहाँ पर शुरू हो गया, यहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म शुरू हो गया। और अब हुआ ये कि श्रीलंकन तमिलियंस और इंडियन तमिलियंस ने मिलकर भाई कहा कि भाई एक काम करो, इस देश को जो है, इस देश में एक स्टेट बनाओ या कुछ स्टेट्स बनाओ, तमिल स्टेट्स बनाओ, ठीक है। और इसको जो भाषा इस्तेमाल की गई है तमिल ईलम कहा गया है यहाँ पे, तो तमिल ईलम बनाओ या तमिल स्टेट्स बनाओ। और होगा ये कि जब ये तमिल स्टेट्स बन जाएंगे तो भाई हम अपना लॉ बना लेंगे, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करेंगे, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, कुल मिला के हम अपने अधिकारों की, अपने राइट्स के प्रोटेक्शन की बात कर सकेंगे। बट मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है तो बात कौन सुनने वाला है? तो बात किसी ने सुनी नहीं। सिन्हालाज ने मना कर दिया। सिन्हालाज ने मना कर दिया तो जो श्रीलंका के तमिलियंस थे उन लोगों ने डिसाइड कर दिया कि भाई अब अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे। और छीनने के लिए यहाँ पर जंग शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया, आप लोगों ने अगर कभी नाम सुना हो LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। सो ये ग्रुप बना, तमिलियंस का ग्रुप बना, और इन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना चालू किया। और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अगर बाहर वाला देखे तो उसको ऐसा लगे कि एक ही देश में जो है, एक ही जगह पर दो अलग अलग देश लड़ रहे हैं। सो द सिचुएशन इन विच इट सीम्स दैट टू कंट्रीज आर फाइटिंग विथ ईच अदर, जबकि ऐसा है नहीं। what the reality is, in a single country 2 or more groups are fighting with each other, but the intensity is such that it seems that 2 or more countries are fighting with each other. So that situation is called civil war. So civil war की situation आ गई कहाँ पर? हमारे श्रीलंका में। और इसके बाद आपकी किताब कोई बात करती नहीं है इसमें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने यहाँ पर इंटरवीन किया। हमारे इंडिया ने भी इंटरवीन किया। एक मूवी है मद्रास कैफ़े, उसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा अगर आप देखा हो अगर आपने उस मूवी को, तो इस श्रीलंका की सिचुएशन का। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है भाई कि देखो, पावर शेयरिंग तो बाद में हुई, पावर शेयरिंग तो होना थी, वो तो हो गई। तो अब कंपेयर करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका को। पावर बेल्जियम में भी शेयर नहीं हुई थी, श्रीलंका में भी शेयर नहीं हुई, लेकिन हुआ बाद में ये कि बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, बातचीत से मामला सुलझा लिया, जहां लड़ाई हुई और मामला सुलझ गया। तो मामला तो दोनों जगह सुलझ गया, पावर दोनों जगह शेयर हो गई। बट जो तरीका था वो बेल्जियम में अच्छा था
यहाँ जानें बच गई, यहाँ पर देश बहुत आगे बढ़ा, इसको काफ़ी प्रशंसा मिली. बट इन द केस ऑफ श्रीलंका इट वॉज कंप्लीटली अपोजिट. So these were two things, these were two examples which shows that why and how the power sharing should be done. दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल्स बताए हैं, अब मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात कर दूं. एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई बेल्जियम का प्रॉब्लम बताओ, व्हाट वाज द इशू इन बेल्जियम एंड हाउ इट वाज सॉल्व्ड और हाउ इट वाज अकोमोडेटेड. Second question can be asked that what was the issue in Sri Lanka and how it was solved. Or a third question can be asked that compare the situation of Belgium and Sri Lanka and then give your opinion. So such questions can be formed. Apart from this, as you may be aware of the fact that the questions which are asked in 10th board examination are of 1 marks, 3 marks and 5 marks in social sciences. So फॉर 1 मार्क्स मैनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. जैसे मैंने आपको बताया मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, एथनिक क्या होता है, सिविल वॉर क्या होता है. तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. वेलोनिया रीजन में कौन सी भाषा बोलते थे, फ्लेमिश रीजन में कौन सी भाषा बोलते थे. ठीक है. सो दीज आर द सम क्वेश्चंस विच यू शुड फोकस व्हाइल स्टडिंग. नाउ we are done with like most of the part of this chapter. Now I'm coming to the next heading which says why power sharing is desirable. पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है. दिस इज द वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. नाउ here in this particular page, two things are given. The power sharing is desirable because of two reasons. The first set of reason is called prudential reason and the second set of reasons is called moral reason. तो पहले इस शब्द का ही मतलब समझ लें, तब तो हम बात करेंगे आगे. सो द फर्स्ट इज कॉल्ड द प्रूडेंशियल रीजन, जिसका मतलब ये होता है कि जब वो रीजंस जिनको जो कि बेस्ड होते हैं आपके कैलकुलेशंस पे. किस चीज़ का कैलकुलेशन? प्रॉफिट लॉस का, फ़ायदे नुकसान का. जब आप किसी बारे में सोचते हैं, जब आप किसी चीज़ के फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचते हैं और फिर आप डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर प्रूडेंशियल डिसीजंस या प्रूडेंशियल रीजंस के बेसिस पे लिया गया डिसीजन. ठीक है. तो प्रूडेंशियल का सिंपल सा मतलब है द प्रूडेंशियल रीजन सिंपली मीन्स द रीजंस विच आर बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, फ़ायदा नुकसान. एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, प्रूडेंशियल को समझिएगा. आप क्लास 10th के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप सब्जेक्ट चूज कर लो, क्योंकि आपको 11th में जो है एक सब्जेक्ट लेना है एंड देन यू विल मूव अहेड इन योर करियर. तो यहाँ पर जो है आप कैलकुलेशंस करेंगे. भाई मैंने अगर मैथ्स लिया तो ये प्लस है, ये माइनस है. बायो लिया तो ये फ़ायदा, ये नुकसान. ह्यूमैनिटीज़ लिया तो ये फ़ायदा, वो नुकसान. तो सिमिलरली you will like analyze all the subjects and you will see the plus and minus of all the subjects and then you will decide that which will be favorable for you. ठीक है. तो ये से हम कहते हैं प्रूडेंशियल डिसीजन मेकिंग या प्रूडेंशियल रीजंस के बेस पे डिसीजन लेना. तो सेकंड है वो है मॉरल. मॉरल रीजंस क्या हो सकते हैं? तो भाई जब मैं मॉरल रीजंस की बात करता हूँ तो शब्द इस बताता है कि ये जो डिसीजन आप लोगे वो आपकी सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट होगा. आपके सामने एक लेटेस्ट आईफोन पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पर है नहीं, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेके जेब में रख लो या भाई पूछ लो बाहर जाके कि भाई किसका है ये फ़ोन. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है आपकी मॉरल वैल्यूज़ पे. ठीक है. तो यहाँ पर हम दोनों सेट ऑफ रीजंस देखेंगे. पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? फर्स्ट इज प्रूडेंशियल, सेकंड इज मॉरल. जब मैं बात करता हूँ प्रूडेंशियल रीजंस की, तो बेसिकली ये जो है आपको बेटर आउटपुट देता है. ठीक है. बेटर आउटपुट, अच्छा आउटपुट आपको देता है. और इसमें जो पहला है वो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करता है, झगड़े को ख़त्म करता है. जब समाज में आपस में झगड़ा ही नहीं होगा तो समाज बहुत स्थिर रहेगा, स्टेबिलिटी विल बी देयर, स्पेशली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी. व्हेन कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट बी देयर, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट देयर, देन डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड. और जब ऐसा होगा तो देश में एकता होगी, यूनिटी होगी. ठीक है. व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर एब्सेंट देन डेफिनेटली यूनिटी विल बी देयर. सो ये हमारे हो गया प्रूडेंशियल रीजंस. द सेकंड इज दी मॉरल रीजंस.
ये बेसिकली एक वैल्यूएबल रीज़न है। मॉरल रीजंस को आपकी किताब कहती है कि दिस इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। बेसिकली जो पावर शेयरिंग है ये मॉरल रीजंस के अनुसार हम देख रहे हैं, तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आत्मा है ये। अगर ये पावर शेयरिंग नहीं हुई तो डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं सकती। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। एंड द सेकंड थिंग इट इज सेइंग इज कि जब ये पावर शेयरिंग होती है तो जनता एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चुनती है, एक जायज़ सरकार चुनती है, एक सही सरकार चुन पाती है। सो बेसिकली पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ टू रीजंस, द प्रूडेंशियल एंड द मॉरल। द प्रूडेंशियल रीजंस simply talks about resolution of conflicts and unity and peace in the country. The moral reasons talks about the power sharing as the spirit of democracy. ये टॉपिक भी आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे सीधे ये पूछा जा सकता है कि भाई प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस का आप डिफरेंस लिख दीजिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रूडेंशियल। ठीक है, सो दिस इज द वे द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। दोस्तों, जब मैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करता हूं तो आपकी बुक कहती है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं जो 20th सेंचुरी में फॉर्म हुई है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो कि 20th सेंचुरी में फॉर्म हुई है, और 20th सेंचुरी कैसे पता लगाते हैं? 20th सेंचुरी मतलब सेंचुरी इज 100, सो 20th सेंचुरी 20 and again 2 zeros because of 100, so this is year 2000 and this is the ending year and the starting year is the 100 years just ahead, that is 1901. सो 1901 से लेकर 2000 का जो ईयर है वो हम कहेंगे 20th सेंचुरी। तो आपकी किताब कहती है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, स्पेशली जो 20th सेंचुरी में फॉर्म हुई है, वहाँ पर कुछ तरीके हैं जिससे पावर शेयरिंग होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर लेवल सेम है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, जो पावर होती है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे होती है, एक ही लेवल पे आपकी पावर यहाँ पर होती है। तो प्रैक्टिकली कैसे होता है भाई? तो बेसिकली दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज शेयर्ड, इन दिस पावर शेयरिंग द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बीच में जब पावर शेयरिंग होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, या जो आपकी किताब कह रही है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, वी ऑल नो दैट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझ के देखते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सब जो है लगभग एक ही लेवल पे है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है इनके पास लगभग बराबर पावर है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत सुप्रीम हूँ इस देश में, मुझसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है चेक्स एंड बैलेंसेस का। किसका है? चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें होता क्या है? चेक्स, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, हमारे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दूर दूर तक नाता नहीं रखता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पे ही काम नहीं करता है या काम नहीं करने वाला है। तो जुडिशरी क्या करेगी? लेजिस्लेचर के इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। क्या हुआ यहाँ पर? चेक कैसे हुआ कि लेजिस्लेचर के काम पे किसने ध्यान दिया? जुडिशरी ने। एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के पार्ट, जो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट, जब ये लोग अपना काम कर रहे हैं तो ये काम अपना सही तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान कौन रख रहा है? लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पर ये हमारे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर दी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स, राइट? So they are sitting there
they are doing their job. If they are not doing their job, then the parliament has the power to remove the government. तो ये दूसरा चेक करने का फॉर्मूला हो गया जी. थर्ड, अगर जुडिशरी काम अपना ढंग से नहीं करती है, अब जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जुडिशरी है, तो भाई जुडिशरी जो है इसके साथ क्या केस है कि मान के चलिए जज साहब जो है इनको अपॉइंट करना है, तो जब जज साहब की अपॉइंटमेंट होती है तो बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन दैट. सो व्हाट बेसिकली इट मीन्स दैट somewhere the legislature and executive is somewhere involved in the appointment of the Supreme Court judges. Okay, so what we have seen here in the horizontal form of power sharing, the organs of the government have almost equal powers. No one is supreme. All do their work. Okay, and one organ always keeps a check on the another. And as I told you, the powers are almost equal. So that is why it is called checks and balances. Checks and balances. So the horizontal form of power sharing have the concept of checks and balances. The power is shared among the different organs of the government. So this is what this is all about, this first part. Second, vertical form of power sharing. और ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो आपके चैप्टर 2 में पूरे डिटेल में है. बेसिकली ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ही पूरा आपका सेकंड चैप्टर है. वर्टिकल फॉर्म, दिस वन, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होगा कि पावर को अलग अलग लेवल्स पे शेयर किया जाएगा. सबसे ऊपर की पावर होगी, फिर उसके बीच की पावर होगी, फिर निचले स्तर की पावर होगी. तो हम कहते हैं कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग सिंपली मीन्स द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्लीज माइंड दिस वर्ड, डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है कि बच्चा हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जब कंफ्यूज होता है तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए. हॉरिजॉन्टल मतलब ऑर्गन और वर्टिकल मतलब लेवल. ठीक है जी. सो अब क्या होता है यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एक देश है, ठीक है, एक देश के लिए पूरा जो डिसीजन लेना है उसके लिए एक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए डिसीजन ले रही है. मोदी जी बैठ के लॉकडाउन में डिसीजन ले रहे हैं कि भाई पूरे देश में क्या करना है. देन वी हैव डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल दीज स्टेट्स आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस कि स्टेट में क्या हो रहा है. एंड देन वी हैव अ थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. पंचायत इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत और शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज. ठीक है, तो हमारे भारत में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है और लोकल गवर्नमेंट्स है. तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वाले की पावर ज़्यादा, उससे नीचे वाले की पावर उससे थोड़ी कम और नीचे वाले की और भी कम. तो ये भी एक तरीका है पावर बांटने का. अब क्या ऐसा पावर बांटना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है जी. क्यों? क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका हमने दोनों एग्जाम्पल्स देखे. अगर आप ध्यान दें तो मैंने जब बेल्जियम आपको समझाया तो मैंने कहा था कि पूरे देश में जो पार्लियामेंट बनेगी, जो उनका लेजिस्लेचर है, उसकी सीट्स लगभग आधी आधी डच और फ्रेंच के पास गई. स्टेट्स में भी सीट्स आधी आधी गई. तो ये क्या हो रहा है, ये आधी आधी कर क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टेट के लिए भी तो कोई कानून बनाना है जी, उसके बाद देश के लिए भी कानून बनाना है. ठीक है, एंड देन वी हैड सीन द कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही तो थी. श्रीलंका में झगड़ा क्यों हुआ? बिकॉज दे वर आस्किंग फॉर तमिल ईलम. भाई तमिल ईलम दे दो, झगड़ा बंद. तो तमिल ईलम मतलब क्या, तुम अपनी सरकार चलाओ, पूरे देश की एक सरकार रखो, बट भैया एक स्टेट चाहिए हमको. डिसेंट्रलाइजेशन करो पावर का, पावर को थोड़ा कम करो. सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. दिस इज वेरी एसेंशियल. थर्ड इज द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, समाज में अलग अलग जो है ग्रुप्स होते हैं जिनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं. women, children. In India we have scheduled caste, scheduled tribes, other minority groups. So certain sections of the society need some more power, some extra attention. In this situation power must be shared. और यही तो हमारे यहाँ पर हो रहा है. थर्ड पॉइंट में सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर शेयर होती है समझिएगा.
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, आपने 9th क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझा होगा, भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है इलेक्शन के पर्पज़ के लिए। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, ठीक है जी। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हमारे यहाँ पर होती हैं जो कि स्पेशल ग्रुप के लिए होती हैं, एसटी है, एससी है, उनके लिए होती है। इसके बाद इससे क्या हो रहा है, इससे बेसिकली हो ये रहा है कि वो जो सोशल ग्रुप था जो कि बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही कई सालों से जिनको परेशान किया गया है, अब उनके पास एक मौका है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। औरतें, हम जानते हैं कि हमारी दुनिया की जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है हमारे दुनिया में। तो औरतों को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है। तो नाउ थोड़ा उनको ताकत दो, थोड़ा आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसीलिए इनको भी पावर देना है। तो भाई पावर देना कैसे है? जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, हमारे जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें 33% ऑफ द सीट्स, 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है जी। ये अपने आप में दर्शाता है कि कम से कम 33% महिलाएं तो बैठेंगी। 100 सीट्स अगर हैं तो कम से कम वहाँ पर 33 औरतें तो आके बैठे हैं, तो कम से कम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो होगा। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वेयर बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। And now we are coming to the fourth one and the last one, which talks about the power sharing among the political parties, the pressure groups and the movements. पहला है पॉलिटिकल पार्टीज। जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं तो इसमें हम दो शब्दों को समझेंगे। एक तो है कोलिशन गवर्नमेंट और दूसरा है रीजनल पार्टीज, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे अगले वाले चैप्टर का काम है, बट थोड़ा सा एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे। तो समझिएगा क्या होता है कि हमारे देश में इलेक्शन हो गया, एक पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट्स मिल गए, मेजॉरिटी पार्टी बन गई, उसको सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब क्या है कि ये पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है, तो इनके पास तो पावर है, बट अगर ये गलत करे तो इनको रोकने की पावर किसी के पास तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हमारे पास अपोजिशन पार्टीज का भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास रीजनल पार्टीज भी हैं। हर रीजन में देश के हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका डोमिनेशन है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो लोगों ने उसको जो है हमेशा पावर में रखा। तो ये जो पार्टीज़ हैं बेसिकली क्या करती हैं कि ये भी इलेक्शन लड़ी रही हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो पहला तो हमने जो समझा वो ये है कि भाई एक जो है पार्टी जो रूल कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है, और दूसरी वो पार्टीज़ जो सरकार तो नहीं बना पाई लेकिन वो उनके जो मेंबर्स हैं वो संसद में बैठेंगे, लेजिस्लेचर में बैठेंगे स्टेट्स की, और वो जो है कंट्रोल रखेंगे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर। एक तो पावर शेयरिंग का ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि मान लीजिए इलेक्शन हुआ और कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी पार्टी बन के ही नहीं आई, तो अब क्या होगा? तो 4-5 पार्टीज़ मिलेंगी, आपस में बातचीत होगी, भैया चलो सब मिलते हैं, एक अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो हमारी पार्टी से तुम होम मिनिस्टर बना देना, हमारे वाले से फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा, तुम एक पार्टी से प्रधानमंत्री बना लेंगे। एक तरीके से ये कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास अलग अलग पावर जा रही है। तो बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या है यहाँ पे? पावर को शेयर करना। जब पावर शेयर हो गई तो एक व्यक्ति जो है, एक पार्टी, एक ग्रुप जो है वो अपना डोमिनेशन नहीं कर पाएगा, उसको सबकी सुननी पड़ेगी। तो ये एक तरीका है। दूसरा है प्रेशर ग्रुप्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप होता है जी। प्रेशर ग्रुप सिंपली मीन्स द ग्रुप्स विच डू नॉट डायरेक्टली get involved in the elections or politics of the country but influence the government policies. How? ये लोग कोई चुनाव, ये ग्रुप ऐसा होता है, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको कोई लेना देना नहीं है भाई तुम चुनाव कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। जो सरकार बन गई, अब ये क्या करते हैं, सरकार के जो है पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करवाना है। मैं 2 एग्जाम्पल्स देता हूं, आप इनको प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट दोनों में ही कंसिडर कर सकते हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो प्रेशर ग्रुप्स में मान के चलिए, एक हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था लोकपाल बिल के लिए। बेसिकली उसने एक प्रेशर ग्रुप का ही तो काम किया था। जनता को ज़रूरत है लोकपाल की, लोकपाल आ नहीं रहा है, तो भाई कोई तो एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार के खिलाफ। तो वो धरने पर बैठ गए, धरना इतना बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा मूवमेंट बन गया, लाखों लोगों ने उसको ज्वाइन किया, और फाइनली क्या हुआ, सरकार को मानना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। क्योंकि भाई सरकार बनी किसके लिए? जनता के लिए, और जनता जो चाहती है वो आपको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो
प्रेशर ग्रुप्स तैयार खड़े रहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स आर बेसिकली वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज मूवमेंट्स। अब क्या होता है, समाज में बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनिमल प्रोटेक्शन पे काम करने वाले लोग हैं, सबकी अपनी डिमांड्स हैं भाई। सब स्टूडेंट अपने एजुकेशन के बारे में चिंतित है, एनवायरमेंटलिस्ट एनवायरमेंट के बारे में चिंता करता है। तो इनको अपनी बात मनवानी है, इनको अपने काम करवाने हैं, तो बेसिकली इनके पास भी ये पावर है कि भैया ये भी अपना जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट्स अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये ताकत भी जो है मूवमेंट्स को दी गई है। तो बेसिकली हमारा संविधान जो है हिंदुस्तान की अगर बात करूँ तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन एनॉर्मस पावर टू द सिटीजन। आप अकेले लड़िए, आप ग्रुप बना के लड़िए, आप पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़िए, आपको लड़ने का अधिकार है। बट मैं लड़ाई का मतलब यहाँ वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़ने का मतलब ये है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई जो है कानूनी तरीके से लड़ सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब ये पावर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बांटी गई है। सो लेट मी कंक्लूड द चैप्टर हियर। पावर शेयरिंग simply means the political power sharing, the power of the state should be divided among different sections of the society, among different organs of the government, among different levels of the government, so that the system of checks and balances can work, the system of rights can work, and the rights of the citizens can be ensured to them. ओके दोस्तों, तो आई होप आप सभी को जो मैंने बताया वो कुछ समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के बाद आपकी थोड़ी जो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो थोड़ी सी परेशानियां हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर क्वेश्चन को जवाब दे पाऊँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना काम ठीक तरीके से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।